गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th ज्योग्राफी में जो अपना टॉपिक चल रहा था, अपन ने कल देखा था जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं और उनके समाधान। जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं समाधान अपन ने देखा था। आज अपना जो टॉपिक है जनांकीय संक्रमण यानी जनसंख्या का संक्रमणीय सिद्धांत। अभी जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जनसंख्या की कुछ विशेष जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इस संक्रमणीय सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, जिससे अपने विश्व स्तर पर जनसंख्या में जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों के बारे में अपने को जानकारियाँ प्राप्त होती है संक्रमणीय सिद्धांत के माध्यम। अब कैसे परिवर्तन होता है और किस प्रकार से जानकारियाँ प्राप्त होती है, कौन सा देश विकास की ओर बढ़ रहा है, कौन सा विकासशील है, कौन सा विकसित है, इन जनसंख्या संक्रमणीय सिद्धांत में कुछ ऐसे डायग्राम बनाए हुए हैं। उन डायग्रामों के माध्यम से अपन ये देख पाते हैं, उनके माध्यम से ये समझ पाते हैं कि ये देश जो है अपने विकास की इस दर पर पहुँच चुका है। जनसंख्या इस देश के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्थाएं, इस प्रकार की शिक्षा का स्तर, इस प्रकार का चिकित्सा का स्तर या अन्य विकास के कार्य किस प्रकार से वहाँ पर प्रगतिशील है, उन सभी के बारे में अपन इस सिद्धांत के माध्यम से समझने में आता है। और आज हम स्टार्ट करते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। पहली बात तो अपन इस जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रयोग, इस सिद्धांत का उपयोग जनसंख्या के वर्तमान और भावी यानी वर्तमान यानी प्रेजेंट जो समय अभी है, इस समय और भविष्य के पूर्वानुमानों के लिए हम इस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। भविष्य में हमारे किस प्रकार से परिवर्तन है और भविष्य के लिए, तो इस सिद्धांत का प्रयोग अपन किस लिए करते हैं, वर्तमान और भावी पूर्वानुमानों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा अपन बात करें, ये सिद्धांत हमें ये भी बताता है कि कोई भी देश यानी किसी देश में, जैसे अपन बात करें ग्रामीण, खेतीहर, अशिक्षित, तीन शब्द है इसमें। ग्रामीण अपन जानते हैं सभी, खेतीहर खेती करने वाला जो किसान होता है उसकी बात कर रहे हैं, और अशिक्षित का मतलब होता है जो निरक्षर होता है। तो तीन ऐसे वर्ड है, ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित। अब ये जो व्यक्ति, अपन ने पिछली बार जैसे सर्वे में देखा कि ये तीन, एक ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाला व्यक्ति है, खेती करता है और अशिक्षित है। लेकिन जब अपन कुछ सालों बाद में उसी परिवार के पास, उसी व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो उसका पता लगता है कि उस व्यक्ति ने क्या किया, ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर कहाँ पे पहुंच गया, शहरी क्षेत्र में पहुंच गया। यानी वो कहाँ निवास करने लग गया, शहरी क्षेत्र में। अब इससे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है तभी तो वो ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर शहरी क्षेत्र में जाकर निवास करने लग गया। अब बिना आर्थिक स्थिति के, बिना उसके पास इनकम सोर्स के, क्या वो व्यक्ति अपने स्थान को छोड़कर शहरी क्षेत्र में जा सकता था? नहीं जा सकता था। तो ये अब उसमें जब अपन कुछ सालों बाद में उसके पास जाते हैं तो अपने को परिवर्तन लगता है कि साहब वो तो गांव छोड़कर शहरों में रहने लग गए, यहाँ पे तो कोई रहता नहीं है, उनके तो यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है घर पे। और तो उसमें परिवर्तन हुआ, यानी पहले वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता था। दूसरी चीज़, उस समय ग्रामीण क्षेत्र में रहने के साथ साथ वो खेती का कार्य करता था, खेतीहर था। अब वो क्या करने लगा है, शहरी क्षेत्र में जाकर रह रहा है। अब उसके पास क्या काम करता है वहाँ पे कि साहब वो एक उद्योग संचालित करने लग गया है, उद्योग में नौकरी करने लग गया। यानी औद्योगिक क्षेत्र जो था उस जगह उसने क्या कर लिया, नौकरी करना प्रारंभ कर लिया। दूसरी चीज़, ये सब परिवर्तन हुआ कैसे, वो तो अशिक्षित था, खेती करने वाला व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति था। तो साहब उसके बारे में पता चलता है कि उसने साहब अशिक्षित से वो क्या हो गया, साक्षर हो गया था, यानी कुछ समझने लगे, उसने पढ़ना लिखना सीख लिया था और उसके माध्यम से उसे कोई ऐसा रास्ता मिल गया जिसके माध्यम से वो शहर में जाकर के उद्योगों में काम करने लगा, और उद्योगों में काम करने के साथ साथ उसने अपना आवास भी वहीं बना लिया। तो उस परिवार के बारे में अपने को ये पता लगा कि उसमें पिछले 4 साल बाद में अपन गए तो 4 सालों में ये परिवर्तन देखने को मिलता है। और इस परिवर्तन को ही हम बोलते हैं जनांकीय जनसंख्या में संक्रमणीय सिद्धांत। जनांकीय जनसंख्या में जो परिवर्तन देखने को मिलता है उस परिवर्तन को अपन क्या बोलते हैं, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। तो वो व्यक्ति ने क्या किया, ग्रामीण, खेती और अशिक्षित इससे परिवर्तित होकर साक्षर हो गया, नगरीय क्षेत्र में बस गया, और औद्योगिक अवस्था में उसका जो बैकग्राउंड था उस पूरा का पूरा बैकग्राउंड ही परिवर्तित हो गया। दूसरा अपन बात करें, इससे किसी प्रदेश की, अब ये जो संक्रमण सिद्धांत है, इस संक्रमण सिद्धांत से किसी प्रदेश की जनसंख्या के, अब इसमें एक वर्ड आता है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। अब इस दो शब्दों से अपन पता लगा सकते हैं, उच्च जन्म दर यानी वहाँ के लोग क्या है, जनसंख्या वृद्धि के प्रति जागरूक नहीं है, इसलिए लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है। यानी जन्म दर कैसी है, ऊपर है, जन्म दर उच्च है। लेकिन साथ ही साथ अपन दूसरा पहलू देखते हैं कि साहब वहाँ की मृत्यु दर भी उच्च है। मरने वालों की जितनी जन्म दर ज़्यादा है उतनी मृत्यु दर भी वहाँ पर ज़्यादा है। तो इससे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि साहब वहाँ के लोगों में जनसंख्या वृद्धि के प्रति कोई जागरूकता नहीं है, साथ ही साथ उनके पास कोई चिकित्सा सुविधाएं भी ढंग की अच्छी उपलब्ध नहीं है, तभी तो व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है। तो दो चीज़ अपन ने उस क्षेत्र के बारे में जानी कि उस क्षेत्र में जनसंख्या
जो है वो भी तीव्र गति से बढ़ रही है। वहाँ पर जनसंख्या के प्रति कोई जागरूकता वहाँ के लोगों में इस प्रकार की देखने को नहीं मिली, और साथ ही साथ जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर भी वहाँ की उच्च है। इसका मतलब वहाँ पर जो चिकित्सा सुविधाएँ हैं वो चिकित्सा सुविधाएँ भी क्या है, निम्न स्तर की है, तभी तो व्यक्तियों का इलाज वहाँ पर नहीं हो पाता और उनकी मृत्यु हो जाती है। दो चीज़ें अपन ने पता की, लेकिन अपन वही चीज़ अपन ने अभी देखी और उसके बाद में अपन कुछ साल भर बाद में 2 साल बाद में उस क्षेत्र में वापस जाते हैं तो अपने को पता चला कि वहाँ पर साहब जो उच्च जन्म दर थी वो भी निम्न जन्म दर में परिवर्तित हो गई, यानी जनसंख्या की जो वृद्धि दर उच्च थी वो नीचे आ गई। दूसरी, निम्न मृत्यु दर, जन्म दर उच्च थी वो भी कम हो गई, मृत्यु दर उच्च थी वो भी कम हो गई। अब इससे अपन क्या अनुमान लगाएंगे, अपने को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये आंकड़े अपने पास उपलब्ध है वहाँ की जन्म दर और मृत्यु दर का कि ये पहले के अपेक्षा क्या हो गई, नीचे आ गई, तो इससे अपन अनुमान लगाएंगे यहाँ पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं इनको उपलब्ध हुई है, तभी तो ये मृत्यु दर उच्च से क्या हो गई, निम्न की ओर हो गई। लोगों में जागरूकता बढ़ी है, तभी लोगों ने जनसंख्या को सीमित, अपने परिवारों को सीमित करना प्रारंभ कर दिया, अपने परिवारों को सीमित रखना प्रारंभ कर दिया। तो इन चीज़ों से अपन इन चीज़ों का अनुमान लगाते हैं, और ये सारी चीज़ें इस जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है, इस जनांकीय संक्रमण सिद्धांत से ही इन चीज़ों का अपन पता कर सकते हैं। इसके माध्यम से ही इन चीज़ों के बारे में अपन जान सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ है। तो ठीक है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत आपके बिल्कुल मेरे को लगता है ढंग से समझ में आ गया होगा। आप बिना पढ़े भी इस जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की परिभाषा आप लिख सकते हो। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसी क्षेत्र परिभाषा कैसे लिखेंगे, आपसे पूछ लिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है, तो आप कैसे लिखेंगे, किसी प्रदेश में निवास करने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या, जैसे वहाँ का जो समाज है उस समाज में शिक्षा, चिकित्सा, या अपन सीधे सीधे बात करें ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण खेतीहर और निरक्षर व्यक्तियों की जनसंख्या में परिवर्तित होकर वो शहरी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और नगरीय क्षेत्रों की ओर बढ़ने लग जाए, तो ऐसी जो अवस्था जो होती है, इस अवस्था में जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को अपन क्या बोलते हैं, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो आप इसकी परिभाषा अपने स्तर पर इसकी परिभाषा आप बना सकते हो। अगर आपके ये ढंग से समझ में आ गया तो आप इसकी परिभाषा आराम से लिख सकते हो। अब इसको एक डायग्राम के माध्यम से अपन देखते हैं कि किस प्रकार से जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो अपन बात कर रहे थे वही सेम डायग्राम में यहाँ पे अपन ने लिखा अशिक्षित, ग्रामीण और खेतीहर। अशिक्षित, ग्रामीण और खेतीहर 3 वर्ड लिखे, यहाँ पे अपन एक तीर का निशान लगाया और यहाँ पर लिखा जनांकीय संक्रमण, यानी इसमें परिवर्तन हुआ, इसमें जनांकीय संक्रमण जनसंख्या में परिवर्तन हुआ और परिवर्तित हो गई। अशिक्षित क्या हो गया, शिक्षित हो गया, ग्रामीण जो था वो नगरीय हो गया और खेतीहर था वो औद्योगिक हो गया परिवर्तन। यानी इसके अंतर्गत क्या मिला अपने को देखने को, ये संक्रमण हुआ और संक्रमण के माध्यम से उसमें बहुत कुछ परिवर्तन अपने को देखने को मिला। तो इसी अवस्था को अपन जनांकीय संक्रमण की अवस्था भी, अब ये जनांकीय संक्रमण कई अवस्थाओं में होता है, ये तो है ही नहीं कि साहब बिल्कुल नीचे वाला जो व्यक्ति था वो सीधा ऊपर टॉप पे पहुंच गया, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसमें धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। पहले जो जन्म दर थी वो उच्च थी, उससे थोड़ी कम हुई, फिर उसके बाद थोड़ी कम हुई और धीरे धीरे क्या हो गई, वो निम्न स्तर पर पहुंच जाती है। एक साथ नहीं, उच्च से सीधे निम्न पर अपन नहीं पहुंच सकते, तो उसमें परिवर्तन धीरे धीरे होता है। तो इसकी कुछ अवस्थाएं होती है, उन अवस्थाओं के बारे में भी अपन अभी देखेंगे कि अवस्थाएं किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो उन अवस्थाओं ये परिवर्तन बताया जाता है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत 5 अवस्थाओं में परिवर्तित होता है। अभी 5 अवस्थाएं कौन सी है, तो इसको अपन ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि 5 अवस्थाएं जो है वो कौन सी है। तो इसको एक बार ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले अपन जो अवस्था की बात करेंगे वो सबसे पहली अवस्था है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। अब आज भी अपन बात करें, पहली अवस्था है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। अब इससे अपन बात कर रहे थे कि इससे अपन किसी क्षेत्र विशेष की जानकारी अपन पता कर सकते हैं कि उसमें किस प्रकार का विकास हुआ है, वहाँ पर जनसंख्या किस प्रकार, वहाँ की चिकित्सा सुविधाएं, वहाँ पर शिक्षा का स्तर, वहाँ पर जागरूकता का स्तर कैसा है। तो उस चीज़ के बारे में अपन इन 2 वर्डों से अपन पता कर सकते हैं, क्योंकि अपने को वहाँ का पता लगा कि वहाँ पर जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। तो अपन सारी चीज़ अपने सामने आ जाती है कि वहाँ की अवस्थाएं कैसी होगी, वहाँ किस प्रकार की व्यवस्थाएं चिकित्सा के क्षेत्र में मिलेगी, किस प्रकार शिक्षा, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति इस प्रकार की अवस्था से बाहर निकल जाता है। तो शिक्षा क्या है, शिक्षा का प्रसार वहाँ पर कम होने के कारण व्यक्ति आज भी इस अवस्था में बना हुआ है। तो इस अवस्था को अपन मानकर चलते हैं। अब दूसरे नंबर पर ये पहली अवस्था हो गई। अब इसमें इन अवस्थाओं के बारे में भी अपना अगला जो टॉपिक आएगा उनमें ये पढ़ेंगे कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर में विश्व के कौन कौन से देश शामिल होते हैं। तो उन चीज़, तो ये
इस श्रेणी के अंतर्गत भी बहुत, अभी इसको 5 श्रेणियों में बांटा गया संपूर्ण विश्व को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के आधार पर 5 श्रेणियों में अपन विभाजित करते हैं। तो पहली श्रेणी तो हो गई उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ठीक है। उसके बाद में अपन दूसरे नंबर पे बात करें, यहाँ पर भी बात करें कि उच्च जन्म दर और उच्च ही मृत्यु दर। जन्म दर भी कैसी उच्च और मृत्यु दर भी कैसी उच्च जन्म दर और मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और मृत्यु दर। और साथ में अपन इसमें लिखेंगे कि गिरती हुई अवस्था में, गिरती हुई अवस्था, जैसे ये समझ में आ गई होगी कि गिरती हुई अवस्था कैसे, कि अपन ने बात की कि यहाँ पर जो जन्म दर थी, जैसे प्रति 1000 पुरुषों पर अपन बात करें 500 जन्म होता है और 450 की मृत्यु हो जाती है। ये अपन उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर मानकर चलते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से केवल वैसे समझने की दृष्टि से अपन ने लिखा है, ये आंकड़े कहीं से मैच नहीं होते कि हम 1000 की आबादी पर अपन मानते हैं 550 जन्म होते हैं और 450 की मृत्यु हो जाती है। वहाँ की आबादी में केवल 100 व्यक्तियों की वृद्धि होती है। लेकिन ये स्थिति कैसी है, उच्च जन्म दर भी ज़्यादा है और मृत्यु दर भी ज़्यादा है। लेकिन ये अवस्था यहाँ पर से घट के 520 हो गई और यहाँ पर कितनी हो गई, 410 हो गई। हालांकि दोनों ही अवस्थाएं उच्च स्तर में है, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। अभी भी ये अवस्था उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर, लेकिन किस अवस्था में, गिरती हुई अवस्था में, यानी कम होती हुई अवस्था में। 500 से 520 नीचे गिरती हुई और ये 450 से 410, यानी दोनों ही जन्म दर और उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर दोनों ही किस अवस्था में, गिरती हुई अवस्था में। तो कुछ हमारे विश्व के कुछ देश इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर, लेकिन वहाँ की जो जन्म दर मृत्यु दर वो किस अवस्था में, गिरती हुई यानी निम्न स्तर की ओर बढ़ती हुई अवस्था में। तीसरे नंबर पर अपन बात करें कि तीसरे नंबर की जो है तो वो अवस्था कौन सी होगी, उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर, मध्यम मृत्यु दर। तीसरी अवस्था अपने को देखने को मिली कि वहाँ की जन्म दर जो है वो उच्च तो है, गिरती अवस्था में भी है, उच्च है, लेकिन वहाँ की जो मृत्यु दर है वो कैसे है, मध्यम है। मध्यम का अर्थ इस अवस्था से अपन नीचे पहुँच जाते हैं कि ये क्या हुआ, 520 से 500 पे आ गए। और इधर अपन ने देखा कि ये जो 500 410 था वो 250 पर पहुंच गए। 450 से अपन कहाँ पहुंच गए, 250 पे, और इधर 550 से अपन कहाँ पहुँचे, 500 पे। तो जन्म दर अभी भी उच्च बनी हुई है और मृत्यु दर जो है वो मध्यम स्तर पर पहुंच चुकी है। तो इससे अपन अनुमान लगाते हैं कि उस क्षेत्र में चिकित्सा से संबंधित सुविधाओं का जो अभाव था उसका निराकरण हो गया, उस समस्या का समाधान हो गया और उसमें अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने लगी। तभी तो व्यक्ति बीमार होकर सीधा मरता नहीं बल्कि बचकर अपने घर पे चला जाता है। तो मृत्यु दर जो थी वो क्या हो गई, मध्यम अवस्था में आ गई। जन्म दर अभी भी वहाँ पर उच्च बनी हुई है, ठीक है, बिल्कुल। साथ के साथ ये उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर। फिर दूसरी अवस्था में अपन बात करें, जन्म दर और मृत्यु दर भी उच्च है, लेकिन किस अवस्था में, गिरती हुई अवस्था में। तीसरे नंबर पे उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर। क्लियर। 4 नंबर पे अपन बात करें, चौथी जो अवस्था है वो है मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। ये 5 अवस्थाएं अपन जो बात कर रहे थे, 3 अवस्थाएं अपन पढ़ चुके हैं, चौथी अवस्था में अपन पहुंचते हैं। तो चौथी अवस्था है मध्यम जन्म दर। ये जो जन्म दर उच्च थी वो कहाँ पहुंच गई, इसे यहाँ से अपन देखेंगे, ये कहाँ आ गई, 250 पे पहुंच गई, यानी मध्यम स्तर पर पहुंच गई। अब मध्यम स्तर का अर्थ आप 550 का वैसे 275 भी कर सकते हो, लेकिन 250 भी लगभग मध्यम के आसपास ही रहती है। तो ये अवस्था भी कहाँ पहुँच गई, मध्यम जन्म दर कहाँ पहुँच गई, मध्यम स्तर पर। अब इधर आगे वाला वर्ड देखते हैं, निम्न मृत्यु दर। ये जो मृत्यु दर की अवस्था है वो कहाँ आ गई, 50। ये अपन किसको अनुमानित मानकर चल रहे हैं, 1000 पर 550 550 का जन्म, 450 की मृत्यु। फिर उसके बाद में दूसरी अवस्था में अपन ने देखा कि 520 का जन्म हुआ और 410 की मृत्यु हो गई। तो ये उच्च अवस्था है, लेकिन गिरती अवस्था। फिर अपन बात करें, ये जनसंख्या का स्तर भी अपन जनसंख्या को कंट्रोल करते जा रहे हैं।
मृत्यु दर को तो नियंत्रित कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जनसंख्या भी कंट्रोल होती जा रही है। जो जनसंख्या बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही थी वो भी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, निम्न स्तर की ओर बढ़ती जा रही है। अब यहाँ से अपन ने पहुँचा तो ये मध्यम अवस्था में पहुँच गया और ये निम्न अवस्था में पहुँच गया, ये मध्यम अवस्था और ये निम्न अवस्था। तो जन्म दर क्या है, अभी भी मध्यम अवस्था में बनी हुई है और मृत्यु दर क्या है, निम्न अवस्था में पहुँच चुकी है। तो ये 4 अवस्थाएं तो अपनी हो गई। 5वीं अवस्था अपन बात करें कि निम्न मृत्यु दर, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। 5वीं जो अपनी अवस्था है वो निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। जब 5वीं अवस्था में पहुंचते हैं तो यहाँ पर भी 50 और यहाँ पर भी 50। 1000 व्यक्तियों पर 50 बच्चों का जन्म होता है और इधर 1000 व्यक्तियों पर जो मरने वालों की संख्या है वो भी नीचे के स्तर पे अपन इसको 50 से भी और क्योंकि चिकित्सा सुविधाएं और ज़्यादा होगी, इसको अपन लिया है 30 पर। 1000 पर 30 व्यक्तियों की मृत्यु होती है और 20 व्यक्तियों का जन्म होता है। जनसंख्या तो अभी भी बढ़ रही है लेकिन इसकी जो गति थी अब वो गति क्या हो गई, सीमित हो गई। अब ये अवस्थाएं जो अपन ने पढ़ी है, इन अवस्थाएं कहाँ कैसे, तो अपन बात करें कि इस अवस्था में भी हमारे विश्व के बहुत सारे देश आते हैं, दूसरी अवस्था में भी हमारे विश्व के बहुत सारे देश आते हैं, प्रत्येक अवस्था में कोई ना कोई देश शामिल होता है। तो अब ये जो लास्ट वाली जो 5वीं अवस्था है ये उन देशों में शामिल होती है जो विकसित देश है, आज वो अपने विकास के स्तर को छू चुके हैं, यानी विकसित अवस्था में पहुंच चुके हैं। वो किस अवस्था में पहुंचेंगे, निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर। जन्म दर भी उनकी नीची है और मृत्यु दर भी उनकी नीची है। कुछ विकसित राष्ट्रों में तो ये समस्या तक उत्पन्न हो गई कि वहाँ की जो जनसंख्या की जो वृद्धि जन्म दर जो थी वो इतनी निम्न हो गई कि उनको क्या है, इसके लिए कानून बनाने पड़ रहे हैं कि जनसंख्या को बढ़ाओ। जनसंख्या को बढ़ाने के लिए भी कानून बनाने पड़ रहे हैं उनको। बहुत सारे हमारे विश्व के ऐसे राष्ट्र जो विकसित राष्ट्र हैं जिनमें जनसंख्या लगभग आज से पिछले दशक की अगर बात करें, पिछले दशक में, इस दशक में बात करें तो ना के बराबर, वहाँ पर जितने थे उतने ही है, थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है। तो वृद्धि का जो स्तर है वो इतना निम्न हो चुका है कि उनको अभी अपन जनसंख्या को, नियंत्रित जनसंख्या को कम करने के कानून बना रहे हैं और वो जो लोग हैं वो जनसंख्या को बढ़ाने के कानून बना रहे हैं। तो ऐसी अवस्था हम यहाँ पे क्या देखते हैं, किसी के अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हुए तो उनको सरकारी सहायता प्राप्त नहीं होगी। वहाँ पर कानून बनाते हैं कि अगर साहब किसी के एक से ज़्यादा बच्चे नहीं हुए तो उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार विकसित राष्ट्र इस अवस्था में पहुंच चुके हैं कि उनको इस प्रकार के कानून लाने की आवश्यकता पड़ रही है, जिससे क्या है, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की स्थिति, यानी विकसित राष्ट्र बन चुके हैं। वो अपना इतना विकास कर चुके हैं कि वहाँ के लोग हर प्रकार से 100% साक्षरता मिलेगी, 100% चिकित्सा सुविधाएँ मिलेगी, सब हर प्रकार से वो सक्षम मिलेंगे एमपीओ को। तो इस प्रकार की अवस्थाएँ, तो ये हमारा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत था। इसके अलावा इसी से संबंधित एक जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की कुछ अवस्थाएं जो थी, इस अवस्थाओं में कौन कौन से देश आते हैं, उन देशों विश्व स्तर पर इस जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की जो 5 अवस्थाएं, इन 5 अवस्थाओं को अपन ध्यान से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ये 5 अवस्थाएं जो है उनमें कौन कौन से देश आते हैं और किस स्तर पर वो देश कौन से विकसित है, कौन से विकासशील है, कौन से आज भी पिछड़ी हुई अवस्था में है। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।